सीखना शुरू किया फैशन फोटोग्राफी। और उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं हेल्प कैसे करूं। और उसी दौरान में इसको एक भी मॉडल नहीं मिल रही थी जिसके ऊपर ये प्रैक्टिस कर सके। तो मैं इसकी पहली मॉडल बनी और मुझे ये लगा भी कि इस उम्र में मैं इसकी मॉडल बन रही हूँ तो क्या ये ठीक होगा, उसको ठीक लगेगा, कितनी देर तक ये मेरे साथ में कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बट ही कंटिन्यूड इवन आफ्टर द लॉकडाउन। उसे अच्छा लगा और उसने कहा मैं इसी फील्ड में यानी कि ओल्डर पीपल को ही मॉडलिंग करवाना चाहता हूँ एंड ये मेरी अब फील्ड बन जाएगी फॉर फैशन फोटोग्राफी। जब जब बात सुनी लड़के ने हाँ कर दिया, लेकिन फिर बाकी लोगों ने, घर वालों ने? बाकी लोग भी मेरे घर वाले जो हैं वो वैसे ही हैं, सभी बच्चे। क्योंकि मेरी बेटी शी इज़ अ डॉक्टर, वो लंदन में है, और मेरे पति चीफ कमिश्नर रह चुके हैं, वो IRS हैं, और वो मुंबई में भी सर्विस कर चुके हैं। और रादर जब से मेरी शादी हुई है, मैं 20-21 साल की थी, तब से उन्होंने ही मेरी पूरी पर्सनैलिटी को ढाला है। तो उनके तो मना करने का सवाल ही नहीं होता, सभी का सपोर्ट था। जी, ये जो मॉडलिंग के कभी सोचा था इसके पहले, मतलब कोविड के पहले लगा था कि मैं मॉडल मुझे बनूंगी, कभी सोचा था कि? एक्चुअली ऐसा है कि मेरे रास्ते में बहुत बार ये चांसेस तो आ रहे थे। बचपन में एक सपना था, मेरे फादर एक आर्मी ऑफिसर थे, मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी लेकिन बहुत मॉडर्न थी। लेकिन हुआ क्या कि उन्हें ये डर लगा रहता था कि इस लड़की को एक्टिंग में और मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्ट है। हमारे टाइम पे ये इतना इजीली होता नहीं था, इतना इजीली जाने नहीं दिया जाता था हम लोगों को ये सब करने के लिए। तो इसके लिए उन्हें ये डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो। उस टाइम स्टोरीज आते थे, यू रिमेंबर एक मूवी भी था राजेश खन्ना का, जिससे घर से भाग जाते हैं असरानी कहीं पे और बहुत बुरे हाल हो जाते हैं एक्टिंग के लिए। तो वैसा वैसा उनको लगता था कि बच्ची के घर से भाग ना जाए, तो वो मुझे कभी बताते नहीं थे कि वेदर यू हैव एनी कैलिबर और नॉट। लेकिन बाद में शादी के बाद में जब मैं हेल्थ क्लब चला रही थी तो एक बहुत छोटा सा रोल, बिल्कुल माइन्यूट सा रोल मेरे रास्ते में आया था सवत माझी लाड़की में। उसके बाद मुझे ऑफर्स आए थे काफ़ी, लेकिन मेरे सामने एक द्वंद्व हो गया कि मैं हेल्थ क्लब लगाऊं या मैं एक्टिंग फील्ड में चली जाऊं। तो मुझे ये लगा कि हेल्थ एंड फिटनेस भी मेरा पैशन है, और हेल्थ क्लब अगर मैंने अभी नहीं लगाया, अभी मैंने जगह अपने लिए नहीं ली, तो हो सकता है कि जब मैं एक बार थोड़ी ओल्डर हो जाऊं मुझ में वो पैशन ना रहे। तो आई चोज हेल्थ एंड फिटनेस फील्ड। तो क्या एक्सरसाइज करते हो, क्या किस तरह करते हो, क्या सुबह अब डेली रूटीन क्या है आपका मॉर्निंग में? हाँ, एक्चुअली मुझे बचपन से ही इन सब चीज़ों का शौक़ था। मैं एक प्लेयर थी, एथलीट भी थी, बहुत अच्छी, नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। हमारा स्कूल टीम गया था। शेख अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने मुझे एक ट्रॉफ़ी भी दिया था। तो ऑल दीज थिंग्स। लेकिन क्या होता है हिंदुस्तानी लड़कियों के साथ में कि जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, शादी हो जाती है, तो हमारी परवरिश ही ऐसी की जाती है कि हमें अपना ससुराल संभालना है, जो हस्बैंड कहेगा वही करना है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे मिले, जो उस वक्त में भी बहुत मॉडर्न सोच रखते थे। उन्हें नहीं ये अच्छा लगता था कि मेरे में अगर कोई कला है तो मैं घर में बैठूं। लेकिन क्योंकि ट्यूनिंग ऐसी थी ना, मन वैसा ही था कि अभी शादी हो गई है, अभी घर में बैठना है, अभी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो ऐसे में कई बार मेरा वेट बढ़ गया, कई बार मैंने कम किया। बच्चे होने के बाद में 108 केजीज टच कर जाता था। फर्स्ट बच्चा होने के बाद में तो मुझे बहुत मेडिकल इश्यूज हो गए थे। तो उन सबको मैंने एक्सरसाइज से ही ओवरकम किया। तो ऑफ एंड ऑन मैं एक्सरसाइज की तरफ तो जाती थी, बट एक रियलिटी में जिम क्या होता है, एक्सरसाइज कैसा करना चाहिए, ये मुझे पता चला जब यहाँ पे हमारे पूना में एक हेल्थ क्लब खुला। फिर मैंने वो ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्टर बनने का चांस भी दिया, और बहुत अच्छी तरह से मुझे ट्रेन किया हर एक चीज़ में, और मैंने भी वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से ली। अब सुबह से लेकर शाम तक ऐसा होता है मेरा रूटीन कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, देन आई डू माई मेडिटेशंस, और उसके बाद में मैं घर के लोग जो हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह देख लेती हूँ। देन आई रिलैक्स फॉर अराउंड 5-10 मिनट्स। 12 o'clock और 12:30 आई स्टार्ट माई एक्सरसाइजिंग रूटीन, अगर मैं हेल्थ क्लब नहीं जा रही हूँ और घर पे ही हूँ तो। और घर पे भी उतने रिजल्ट मिल जाते हैं जितने हेल्थ क्लब में मिलते हैं।
तो इसलिए फिर मैं शुरू कर देती हूँ. आई डू अराउंड 2 आवर्स ऑफ बेंच वर्कआउट, वो स्टेप वर्कआउट कहते हैं ना, 2 घंटा वो करती हूँ. थोड़ा सा बैंड के साथ में स्ट्रेचिंग या डम्बल्स करती हूँ, और ये मैं कर लेती हूँ अराउंड 3-3:30 बजे तक. आफ्टर दैट आई रिलैक्स अगेन फॉर सम टाइम, एंड देन इवनिंग इज़ माई स्ट्रेचिंग टाइम. तो मैं स्ट्रेचिंग्स वगैरह करती हूँ, एंड दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी. और शाम को फिर इनको डिनर वगैरह दे के इट इज़ रिलैक्सिंग टाइम. चाहे मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया देख लेती हूँ या कुछ और. लेकिन एक बात तो है कि मैं डाइट का भी बहुत ध्यान रखती हूँ. आई डोंट लेट एनीथिंग गो रॉन्ग विद माई डाइट. फ्रिज का खाना मैं बिल्कुल नहीं खाती, फ्रेश खाना मैं खाती हूँ. पानी भी मैं फ्रेश बाहर का ही पीती हूँ. और उसके बाद में अगर मुझे भूख नहीं लगी है तो मैं नहीं खाती हूँ. आई डोंट गेट टेम्पटेड इवन इफ आई गो आउट, यू नो. सो ये सब चीज़. जंक फूड तो बिल्कुल नहीं. जंक फूड बिल्कुल नहीं, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर बच्चे खा रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा टेस्ट करूं, क्योंकि मेरे ब्रदर के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, दे आर वेरी अटैच टू मी. थोड़ा सा कुछ मुंह में डाल दें तो मैं ये भी नहीं करती कि नहीं नहीं ये बहुत ख़राब है या कुछ है. बिकॉज यू हैव टू वीन देम आउट. आपको उनको डराना नहीं पड़ता है, उनको थोड़ा थोड़ा करके हटाना पड़ता है. अच्छा, वो फर्स्ट डे जब आप रैंप वॉक पे आप चले थे, क्या था? एक्साइटमेंट था उसको, नर्वस थे क्या फर्स्ट डे? फर्स्ट दिन एक्साइटमेंट तो था, लेकिन डर भी था. डर ये था कि मैंने ज़िंदगी में हील्स कभी नहीं डाले, सैंडल्स कभी नहीं डाले. मैं हमेशा ही कैड्स पहनती थी क्योंकि प्लेयर थी ना, और फ्लैट चप्पल्स भी नहीं पहनती थी. चप्पल का नाम ही मेरे लिए, सैंडल्स का नाम ही मेरे लिए हाईली डिस्कम्फर्ट फॉर माई सेल्फ. सो इसके लिए मुझे लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी. सबने कहा 4 इंच का हील होना चाहिए. मैं सबसे सब कुछ पूछ रही थी, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत इंक्वायरी कर रही थी. तो जितना मैं पूछ रही थी उतना मुझे डर लग रहा था. तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि मुझे ट्रेनिंग लेना चाहिए. तो यहाँ से मैंने किसी लड़की के साथ ट्रेनिंग लिया. हर दिन आके मैं रोती थी, बिकॉज ऑल्सो मैं सिर्फ इतना नहीं है, मुझे बीच में यूरिक एसिड हो गया था. उसके कारण मेरे पाँव के बोन्स थोड़े बाहर निकल गए हैं, जो बहुत पेन करते थे. तो उसके कारण नीज़ का भी थोड़ा थोड़ा मुझे लगता था कि कहीं स्टैंड कर पाएंगे कि नहीं. तो एप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा था. आप फियर भी नहीं बोल सकते, बट लॉट ऑफ एप्रीहेंशन. फिर जब मैंने फर्स्ट टाइम रैंप वॉक किया तो मैंने अपना वो रैंप वॉक देखा. इट वॉज मोर लाइक अ पहलवान्स वॉक देन एनीथिंग एल्स. तो वो मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये मज़ा नहीं आएगा. लोग ये कह के एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ओ शी इज़ 65. उस टाइम में 65 की थी. ओ शी इज़ 65, एटलीस्ट शी इज़ ट्राइंग एंड ऑल दैट. पर फिर मैंने अपने आप को अच्छी तरह से ट्रेन किया, और मुझे फिर अच्छा लगा. मीन्स आई कुड वॉक वेल. सबसे पहले आपको ब्रेक कब मिला? किसके लिए आपने सबसे पहले रन वॉक किया? एक्चुअली स्पीकिंग, मैंने सबसे पहले एक थोड़े छोटे इंस्टीट्यूट के लिए, मुझे अभी उसका नाम नहीं रिकलेक्ट हो रहा है, उनके लिए किया था गोवा में. और लेकिन वो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था ऐसे. बट आप कह सकते हो मेरा फर्स्ट बिग ब्रेक लास्ट ईयर जून में था, विच वॉज दीवा पैजेंट्स. तो उनके लिए मैंने सबसे पहले जो है वो रैंप वॉक किया फॉर मिसेस इंडिया के लिए. तो मिस्टर इंडिया की तैयारी कैसे की थी आपने? जैसे आपने कहा कि बहुत तकलीफ हुई, कैसे तैयारी की थी, कैसे आप? हाँ, उसका भी जब मेरे को पहले वो छोटे छोटे जो मैं कर रही थी सीखने के लिए, तो मैंने देखा कि नहीं चला जा रहा है, थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है. घर आके मैंने उनको बोला कि भाई आपने सिखाया तो कुछ नहीं और मुझे आता भी कुछ नहीं है. तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, चलते चलते खुद आ जाता है. बट आई टोल्ड माई सेल्फ ऐसा नहीं होगा. आई हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन टू दीवा पैजेंट्स. अगर वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ या किसी दया भाव में आके उन्होंने मुझे क्राउन देना चाहा, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी. मुझे परफॉर्मेंस करना है और मुझे एक्सेल करना है. और मेरा कंपटीशन अपने से बहुत छोटी बच्चियों के साथ भी था, यू नो, लाइक 45-50 ईयर्स ओल्ड. वहाँ से शुरू होता है एलिट कैटेगरी, अप टू आगे कितना भी ईयर्स तक हो सकता है. तो फिर तब मैंने अपने आप को ट्रेनिंग करना शुरू किया. उसके लिए मैंने बहुत कुछ सीखा. उसके पहले मुझे ये नहीं आता था कि सोशल मीडिया कैसे यूज़ करते हैं. ये मालूम नहीं था कि बॉडीकॉन ड्रेस क्या होती है. और ये ड्रेसेस जो फैशन वॉक के लिए पहने जाते हैं, ये ड्रेसेस का महत्व क्या है, ये क्यों पहनने चाहिए, क्या होता है ये सब कुछ.
सैंडल्स क्यों पहनना चाहिए, हील इतना ऊंचा क्यों होना चाहिए, और स्ट्रैप जो है वो इलास्टिक का नहीं होना चाहिए लेकिन दूसरा लेदर का ही होना चाहिए, ये सब क्यों होना चाहिए। और मेकअप सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे साथ में, क्योंकि मैंने तो बचपन में कभी भी हमारे घर में हमारी मदर ने हमें कभी नेल पॉलिश, लिपस्टिक कुछ नहीं लगाने दिया। बहुत ज़िद करके मैं काजल लगा लेती थी, विच वॉज माई फेवरेट, एंड दैट शी हैड अलाउड ओनली दैट। उसके लिए भी बहुत बार डांट पड़ती थी, क्या कर रहे थे अंदर घंटों तक, काजल ही लगाते जाते हो, फैशन नहीं करना होता है, काम करना होता है। तो ये सब बातें हो जाती थी, तो वो सब नहीं आता था, वो मैंने सब सीखा। तो पहला क्राउन जब जीते तब क्या लगा आपको कि यार ये क्राउन वाकई लगा आपको कि मैं कैपेबल थी उस चीज़ के लिए? यस, एंड मुझे ये प्रूव करने का भी मौका मिला। ऐसा है कि वो जो अमन वर्मा जी हैं ना, वो हमारे होस्ट थे। हाँ हाँ, वो एक्टर, वो हमारे होस्ट थे, एंड व्हाट अ वंडरफुल होस्ट ही इज़। तो उन्होंने एक मुझे लगता है कि उसी वक्त में उनमें कुछ ऐसा नैक है कि वो उसी वक्त में देख लेते हैं कि किस में क्या है, किस में क्या है। सो जब मैंने अपना सब कुछ कर लिया तो समहाउ ऑन द स्टेज ही चैलेंज मी। ही सेज मंदिरा बेदी जी ने एक बार 10 पुशअप्स किए थे, तो क्या आप पुशअप्स कर सकते हो स्टेज के ऊपर? अब ये अक्सर मिसेज इंडिया में होता नहीं है, पुशअप्स वगैरह करना। सो आई टोल्ड हिम, आई सेड हाँ मैं कर सकती हूँ। ही सेज, आई सेड, तो मैंने उनको पूछा कि सैंडल्स के साथ करूँ या सैंडल्स उतार के करूँ, क्योंकि विथ सैंडल्स 4 इंच का हील है, उसके ऊपर इतना मोटा नीचे वो है, तो इट वॉज नॉट सो ईजी। तो ही सेड नहीं आप सैंडल के साथ करिए। उन्होंने मुझे अच्छी तरह से चैलेंज कर दिया, नहीं आप करके दिखाइए, सैंडल के साथ करके दिखाइए, आप कर सकती हैं। मैंने कहा कर सकती हूँ। ही स्टार्टेड काउंटिंग, 10 तक उन्होंने काउंट किया और मैं करते जा रही थी, एंड एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड, एंड खूब चीयरिंग हुआ, लोगों ने मुझे खूब प्यार किया। तो उसके बाद में ही ओनली स्टॉप मी, अच्छा अच्छा बस बस बस, एंड ही वॉज सो अमेज्ड। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और उसके बाद में बहुत एड्यूलेशन भी दिया और बहुत प्रेज़ किया। तो मुझे ये लगा कि मैंने अपार्ट फ्रॉम मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स जो टैकल किए थे और जो मैंने अपना इंट्रो दिया था, मुझे ये लगा कि मैंने अच्छा किया है और मुझे ये क्राउन एक्सेप्ट करने में बहुत मज़ा आया। अक्सर ये देखा गया है कि जो जजेस होते हैं आज के डेट में, यंग जनरेशन यंग जजेस होते हैं जो उस साल रैंप वॉक किए हैं, वो आज जज में ऐसे जज आके बैठते हैं। तो जब आप रैंप पे हो या आपसे क्वेश्चन आंसर होता है, तो उनको जब एज के बारे में पता चलता है, आप जब ब्यूटी देखते हैं, तो किससे आपको कॉम्प्लीमेंट मिला है, या जैसे वो ताजुब में पड़ जाते हैं कि यार ये एज में भी आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो? ये तो अभी मेरा हर दिन का चीज़ हो गई है। देयर इज़ सो मच लव इन पीपल कि वो हर दिन मुझे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मैं जिसके पास चली जाती थी कि मुझे मॉडलिंग के लिए अपने फ़ोटो भेजती थी, दे यूज़ टू गेट सरप्राइज्ड एंड दे वांटेड टू गिव मी अ चांस। उन्होंने भी दिया और रैंप वॉक किया, उन्होंने भी हमेशा प्रेज़ किया और सब ने बोला अगर आप खुद नहीं बताओगे तो हमें पता भी नहीं चलता है कि यू आर दैट टाइम आई वॉज 65, अभी 66 हूँ मैं, तो इतना हमें पता भी नहीं चलता है कि आप इतने साल के हैं। सुषमा जी, यू इंस्पायर अस सो मच। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक ने मुझे इंस्टा पे लिखा कि दीदी, वो मुझे दीदी बोलते हैं, दीदी आपको देख के हम भी जा रहे हैं। वो जम्मू के या पठानकोट के थे, हमने भी दोनों हस्बैंड वाइफ ने ज्वाइन कर लिया है। जिस जिम में जाती हूँ मैं, बहुत से लोग इंस्पायर होके वहाँ आते हैं एंड एवरीबडी सेज दैट वी गेट इंस्पायर्ड। इवन जिन्होंने मुझे रोल्स दिए हैं मूवी में, वो भी कहते हैं कि अगर हम आपको चाहें तो आपको हम 30 to 35 भी लगवा सकते हैं विद मेकअप एंड ऑल दैट। सो आई फील हैप्पी। जैसे अभी आपने कहा कि मूवी में, हाँ जी। आपने मूवी की है उधर? एक मूवी में अभी मैंने काम किया है, नाम है मूवी का बेलचा। अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुई है, बट आई हैव डन इट एंड आई हैव बीन ऑफर्ड अनदर मूवी। उसमें उसका मैं अभी तक नाम नहीं बताऊंगी। उसमें थोड़ा सा ओल्ड लोगों का लव स्टोरी टाइप है, लाइक जैसे दे आर नॉट मैरिड इवन टिल द ओल्डर एज, सो हाउ दे गेट इन्वॉल्व एंड व्हाट ऑल हैपन्स। इट्स अ फन मूवी, जैसे हंसी खुशी वाली। अच्छा, आज भी कहीं ऐसी औरतें हैं जो चाहती है मॉडलिंग करना, एक्टिंग करना इस एज में आफ्टर 60, उन्हें क्या टिप्स दें, क्या मैसेज देंगे आप? उन्हें सबसे पहले मैं कहूँगी
देखो, देर तो बिल्कुल नहीं हुई है, देर कभी नहीं होती है। और शांति से सबसे पहले अपने फिटनेस पे ध्यान दो, अपने को कम से कम 1 या 2 साल दो, अपने नीज अच्छे करो, अपने हिप बोन्स को थोड़ा स्ट्रेंथन करो, जिम जाइए, थोड़ा थोड़ा सा एरोबिक्स भी कीजिए, थोड़ा एजिलिटी आ जाती है अपने अंदर ना, स्ट्रेचिंग से फ्लेक्सिबिलिटी, पोस्चर ठीक हो जाता है। नहीं तो कैसा है, हम ऐसा झुक के ही बैठ जाते हैं और फिर वो बात नहीं बनती, क्योंकि मॉडलिंग में पोस्चर इज़ अ मस्ट। तो वो सब मैं कहूँगी अपने को 1-2 साल दीजिए, अगर आपकी हेल्थ अभी भी ठीक नहीं है उसको ठीक कर लीजिए, कोई हमें देर नहीं हुई है। और मॉडलिंग में कोई शक्ल नहीं देखता है हमारी, कोई सुंदरता भी नहीं देखता है, ब्यूटी भी नहीं देखता है, हमारा कॉन्फिडेंस देखता है। और वहाँ सभी के पास सभी के लिए जगह है, बिकॉज़ कहीं पे हमें कोई गरीब इंसान बनना है, कभी हमें थोड़ा मिडिल क्लास लोअर। अभी ये मत सोचिए कि अगर मैं इस तरह की दिखती हूँ कि मैं हर रोल में फिट हो जाऊँगी, नहीं। कभी कभी मुझे ऐसा आता है कि मैम हमें गरीब लुक वाला चाहिए, तो वो लुक अगर मुझे आ नहीं सकती है तो आई एम अनफिट फॉर दैट। या कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे सुपर रिच चाहिए, अगर मैं उसमें फिट नहीं हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा वो, है ना। तो इस तरह से हम सभी के लिए काम है। आप अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए, अपने आप को बाहर निकालिए। और जो लेडीज़ ये बोलती हैं कि हमारा परिवार नहीं मानता, हमारे बच्चे नहीं मानते, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, हम औरतों में इतनी शक्ति है कि हम सबको मना सकें, हम में वो नैक है, हम जैसे चाहे ज़िंदगी जी सकते हैं। फ्रस्ट्रेट होने से, अपने आप को तकलीफ़ देने से कुछ नहीं होता। धीरे धीरे आप कंडीशन सिचुएशंस वैसे बनाइए, अपने परिवार को प्यार दीजिए, उनकी पूरी केयर कीजिए, तो उसके बाद में व्हेन यू आर सो केयरिंग, सो लविंग, तो वो खुद ही आपको ग्रो करने देना चाहेंगे। मुझे देख के बहुत लेडीज़ ने स्टेप लिया है, बहुत आदमियों ने कहा कि हम चाहते हैं हमारी वाइफ्स आपकी तरह बाहर आए, मैंने उनको गाइड किया। और बहुत से बच्चों ने कहा कि जैसे पार्थ ने आपको आगे बढ़ाया है, हम भी अपनी मम्मा के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्लीज़ टॉक टू हर। और मैंने ना जाने कितने 100 लोगों से अभी तक इसके बारे में बात की। क्या गोल क्या अभी मॉडलिंग में आगे कुछ चाहिए कि ये मुझे कुछ हासिल करना है, सोच है? ऐसा है कि आई वॉज इनटू स्पिरिचुअलिटी, मैं बड़े बड़े कोर्सेज लेती थी, मैं सभी बड़े बड़े गुरुओं के साथ में जुड़ चुकी, ग्रैंड मास्टर चोआ कॉक सोई, एंड देन अवधूत बाबा शिवानंद जी, एंड श्री श्री रविशंकर जी। फिर अल्टीमेटली मैंने ये देखा कि श्री श्री रविशंकर जी इज़ माई गुरु। तो मैंने बहुत सारा काम किया है आर्ट ऑफ लिविंग का, बहुत बड़े बड़े कोर्सेज लिए हैं, आई एम अ वेरी सक्सेसफुल टीचर इन दैट। लेकिन एक दिन गुरुजी ने ही वहाँ से मेरा रास्ता चेंज करके यहाँ पे इस तरफ को कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा काम है जो मुझे करना है, कोई ना कोई ऐसा बदलाव, ऐसा चेंज है जो मैंने यहाँ पे लानी है। आई हैव टू इंस्पायर पीपल टू लिव लाइफ। सभी जो है घर बार छोड़ के स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग अपने घर बार में रहकर स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, दुनिया को भी टैकल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल 60 से ऊपर जो हो जा रहा है, बहुत कम लोग हैं जो बाहर निकले हुए हैं। बाकी अपनी ज़िंदगी बस जैसे कहते हैं ना कि ढल जाती है, विदर अवे हो जाती है, जैसे एक पत्ता बिल्कुल ऐसा धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, ऐसे ज़िंदगी को सिकुड़ा के छोड़ देते हैं। यानी कि वी लीव दिस वर्ल्ड एंड देन वी गो अवे। तो वो नहीं होना चाहिए। मैं चाह रही हूँ कि हमारे टाइम की जो औरतें थी, उन्होंने जवानी में भी ज़िंदगी नहीं जी। यू नो, वी वर द मिडिल पीपल, जिन्होंने सास ससुर का, अपने घर का भी ध्यान रखा है और अपने बच्चों का भी ध्यान रखा है। आज बच्चे डोमिनेट करते हैं, लेकिन अगर सास ससुर हैं या नहीं हैं तो भी उन्होंने ज़िंदगी नहीं जी है। तो ये टाइम है कि दे आर द क्वींस ऑफ देयर होम्स, दे आर द पीपल, इवन द मेल्स। अगर आप लोगों ने, आदमियों के लिए भी मैं कहती हूँ कि अब अपने लिए ज़िंदगी जी लो। जो भी 10, 20, 30 साल बचे हैं, या 1, 2, 4 महीने बचे हैं, या जितना भी टाइम है, लिव फॉर योरसेल्फ। बच्चे अब सेटल हो चुके होंगे और ये वक्त आपका है। एनीथिंग एल्स कुछ बोलना है लास्टली? ठीक है।